यदि आपका डिजिटल एजुकेशन का एग्ज़ाम 29 या 30 अप्रैल को है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल RSK एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजी सेमेस्टर 1 SEC पेपर डिजिटल एजुकेशन के 100+ VBI MCQs प्रश्नों को, जो BBMQ सिंधु कानू यूनिवर्सिटी एंड कोल्हान यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, क्योंकि BBMQ कोल्हान और SKU डिजिटल एजुकेशन से सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यदि आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, अन्यथा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ भी आपको PDF मिल जाएगा। मैं दोनों सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जिसको डिस्क्रिप्शन देखने नहीं आता है अभी पढ़ ले, वीडियो को देख ले, लास्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन देखना भी बता दूंगा। ये सभी प्रश्न जो हम बताएंगे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है जिनका एग्ज़ाम 29 या 30 अप्रैल को है और जो डिजिटल एजुकेशन रखे हैं। और मैं इस बात का गारंटी देता हूँ कि इस सभी प्रश्नों से आपको एग्ज़ाम में कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो वैसे भी लंबा बनेगा क्योंकि इसमें 100+ प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 आपका है, प्रश्न नंबर 1 है डिजिटल इक्विबिलिटी है। डिजिटल इक्विबिलिटी क्या है? मतलब डिजिटल समानता। तो ऑप्शन नंबर देखिए, अध्यापक को डिजिटल माध्यमों की जानकारी। ऑप्शन बी, विद्यार्थी को डिजिटल माध्यमों की जानकारी। ऑप्शन सी, अभिभावकों को डिजिटल माध्यमों की जानकारी। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को डिजिटल माध्यमों की जानकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए डिजिटल समानता क्या है? सभी को डिजिटल माध्यमों की जानकारी होना ही डिजिटल समानता है, इक्वलिटी। ठीक है। और देखिए इसमें हम लोग बेसिकली कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल शिक्षा का उपयोग हो सकता है किसमें? मोबाइल द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, टैबलेट द्वारा या उपरोक्त सभी। देखिए अब डिजिटल शिक्षा मतलब डिजिटल माध्यम से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो किससे पढ़ सकते हैं? मोबाइल से भी, कंप्यूटर से भी, टैबलेट से भी। तो मतलब इनमें से सभी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग मेरा वीडियो को किस में पढ़ रहे हैं? डिजिटल शिक्षा ले रहे हैं किससे? मोबाइल से। तो देखिए मोबाइल भी हो जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से भी आप पढ़ सकते हैं, टैबलेट से भी पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गूगल मीट पर कॉन्फ्रेंस हेतु आवश्यक है। मतलब गूगल मीट पर कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस करने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए किसी भी चीज़ को कॉन्फ्रेंस करने के लिए आवश्यक है जीमेल। किसी भी अकाउंट बनाने के लिए या गूगल मीट का बात आएगा तो जीमेल तो होगा ही, और कोई भी अकाउंट हो तो जीमेल होगा। क्योंकि देखिए व्हाट्सअप चैनल आप खोलिए, उसको साइन इन कीजिए। किससे साइन इन होगा? जीमेल से। फेसबुक खोलिए, उसको भी साइन इन कीजिए जीमेल से। तो इसलिए कोई भी गूगल का कोई भी रहेगा उसके लिए जीमेल आवश्यक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीमेल, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे। गूगल मीट ऐप में सभी सहभागियों को ऑडियो कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब सभी को एक साथ ऑडियो कंट्रोल किसके द्वारा किया जा सकता है? सहभागियों द्वारा, मतलब जो पार्टिसिपेट लिए उसके द्वारा, या मेजबान के द्वारा, मतलब जो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट किए हैं। जैसे कि ये वाला सोच लीजिए, सहभागी मतलब स्टूडेंट, मेजबान मतलब टीचर, और यहाँ पर लिखा है उपरोक्त दोनों, मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से मेजबान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, क्या? बी नंबर, मेजबान। मतलब जो रहेगा इसका हेस्ट रहेगा, जो इसका चालू करेगा ऑडियो कंट्रोल गूगल मीट पे, वो कर सकता है। ठीक है, वही इसका ऑडियो को कंट्रोल कर सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। डिजिटल लर्निंग ने पिछले 2 वर्षों में लर्निंग गैप को भरा है। कितना भरा है? देखिए डिजिटल लर्निंग ने पिछले 2 साल में लर्निंग गैप को भरा। ये सत्य है या असत्य है, ये हम लोगों को बताना है। तो ये सत्य है। देखिए अभी खान सर का आप लोग सुने हैं एजुकेशनल चैनल, जब कोरोना आया
तब सब ऑनलाइन पढ़ने लगा। तो इसमें क्या हुआ, डिजिटल लर्निंग ऐप को भरा है। इसमें खान सर का चैनल मिलियन में भी सब्सक्राइबर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार डिजिटल लर्निंग ने पिछले 2 वर्षों में, मतलब 2020 के बाद जब कोरोना आया, 2020 के बाद लर्निंग ऐप को बहुत ही भर दिया है। तो ये सत्य है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिजिटल शिक्षण प्रक्रिया में नई विधाओं तथा तकनीक से परिचय होता है। ये सत्य है या असत्य है? तो सही बात है, डिजिटल शिक्षण से हम लोग नई विधियों और तकनीक से परिचय होते हैं। ये सत्य है। अब देखते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, अधिक रुचिपूर्ण वातावरण का निर्माण डैश के द्वारा होता है। अब डैश में हम लोग भरेंगे डिजिटल शिक्षण या परंपरागत शिक्षण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए अधिक रुचिपूर्ण वातावरण किस में होता है, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में? परंपरागत मतलब ऑफलाइन और डिजिटल मतलब ऑनलाइन। तो देखिए ऑनलाइन में डिजिटल शिक्षण में क्या होता है, रुचिपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को देखिए मोबाइल से पढ़ते हैं तो ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, ऑफलाइन बैठ के पढ़ते हैं तो हम लोग बोर हो जाते हैं थोड़े से ही। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, डिजिटल शिक्षण। अब आ जाते हैं हम लोग आगे, चलिए अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षीय चर्चा व सामूहिक कार्य आसान होता है। मतलब कक्षा का चर्चा या सामूहिक कार्य, समूह में मिलकर कार्य किसमें आसान होता है, डिजिटल शिक्षण के द्वारा या परंपरागत शिक्षण के द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका परंपरागत शिक्षण के द्वारा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कक्षीय चर्चा मतलब किसी भी टॉपिक के लिए आप चर्चा करेंगे तो किसमें आसान होगा, डिजिटल में या ऑफलाइन में या ऑनलाइन में? सिंपल सा बात है, ऑफलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे एक साथ रहेंगे इकट्ठे होकर, तो हाँ हम लोग सामूहिक चर्चा कर सकते हैं। और ऑनलाइन में तो सब अलग अलग अपना घर में बैठ के मोबाइल से पढ़ रहा है, तो कैसे सामूहिक चर्चा कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, गूगल मीट ऐप है। गूगल मीट ऐप क्या है, गूगल मीट मतलब इससे मीट से हम लोग जानते हैं गूगल मीट क्या है, फिर भी हम बता दे रहे मीट से मतलब क्या, गूगल में मिलना। तो इसका क्या ऐप है, किस लिए करते, वीडियो बनाने के लिए? नहीं, इसमें हम लोग टिकटॉक वीडियो नहीं बनाते। स्लाइड बनाने के लिए? इसमें हम लोग कोई स्लाइड बनाते नहीं। कॉन्फ्रेंस हेतु या ऑडियो बनाने के लिए? तो इसमें हम लोग किस लिए करते हैं, गूगल मीट का प्रयोग करते हैं कॉन्फ्रेंस हेतु। एक साथ अनेक स्टूडेंट और टीचर मिलकर कॉन्फ्रेंस करके पढ़ाई करते हैं, तो कॉन्फ्रेंस हेतु गूगल मीट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर। अब चलिए फिर से और एक बार वही क्वेश्चन आ गया, अधिक रुचिपूर्ण वातावरण का निर्माण डैश के द्वारा होता है, किसके द्वारा, डिजिटल शिक्षण, ऑनलाइन मोड में हम लोग ज़्यादा रुचिपूर्ण वातावरण रहता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पारंपरिक शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। तो ये सत्य है या असत्य? पारंपरिक मतलब हम लोग पारंपरिक मतलब पहले समझ लिया क्या है, ऑनलाइन बोल रहे हैं ना ऑफलाइन, ये बोल रहा है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन शिक्षा में हम लोग क्या होता है, ऑफलाइन में हम लोगों का होता है उपस्थिति आवश्यक नहीं होती, तो आवश्यक होती है, अरे बोल नहीं होती है, तो इसका हो जाएगा असत्य। क्योंकि ऑफलाइन में उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन डिजिटल में ऑनलाइन का उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अगर यहाँ पर डिजिटल होता तो क्या हो जाता, सत्य, लेकिन यहाँ पे पारंपरिक है इसलिए असत्य हो गया, ठीक है। आप लोग बात को समझ रहे हैं, समझ के पढ़िए, तब आप लोगों को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन शिक्षण में शामिल है, ऑनलाइन शिक्षण में क्या शामिल है, वर्चुअल लाइव, वर्चुअल प्री रिकॉर्डेड, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा, देखिए ऑनलाइन शिक्षण में वर्चुअल लाइव भी शामिल है, जैसे हम लोग यूट्यूब में लाइव से पढ़ते हैं, या वर्चुअल प्री रिकॉर्डेड मतलब पहले का रिकॉर्डेड वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अब चलिए नेक्स्ट, डिजिटल शिक्षण प्रक्रिया से अधिगम अद्यतन होता रहता है। देखिए क्या बोल रहा है, डिजिटल शिक्षण प्रक्रिया से अधिगम अध्ययन होता रहता है। तो ये गलत है या सही है? तो यह बोल रहा है सत्य है, क्योंकि डिजिटल प्रक्रिया से हम लोगों का अध्ययन होता रहता है लगातार, कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है, ये सत्य है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं फिर से नेक्स्ट, यदि डिजिटल टीचिंग को परंपरागत शिक्षण से जोड़ दिया जाए तो लर्निंग हो जाती है रुचिपूर्ण। अभी हम लोग पढ़े डिजिटल टीचिंग को ऑफलाइन
शिक्षण से जोड़ लिया जाए तो लर्निंग क्या हो जाती है, रुचिपूर्ण। मतलब ऑफलाइन का शिक्षा में अगर हम लोग जाएंगे और वहाँ पर अगर स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, उसके माध्यम से हम लोगों को पढ़ाई होगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, लर्निंग रुचिपूर्ण, हम लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब चलिए क्या बोल रहा है, पिछले 2 वर्षों में लर्निंग गैप, अभी हम लोग पढ़े बढ़ा है या कम हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा लर्निंग गैप। देखिए पिछले 2 वर्षों में लर्निंग गैप बढ़ा है। ठीक है, मतलब लर्निंग गैप को भर दिया है तो लर्निंग गैप बढ़ा है। ठीक, अब चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है परंपरागत शिक्षण टूल्स या फिर डिजिटल शिक्षण टूल्स। परंपरागत शिक्षण डिजिटल शिक्षण को जोड़ने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले टूल्स, इनमें से कोई नहीं। देखिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है, परंपरागत शिक्षण डिजिटल शिक्षण को जोड़ने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले टूल्स। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब आए थे हम लोग अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि डिजिटल टीचिंग को परंपरागत शिक्षण से जोड़ लिया जाए तो लर्निंग हो जाती है रुचिपूर्ण। अभी हम लोग पढ़े किस में पढ़े, चलिए देख लेते हैं किस में पढ़े। देखिए अभी हम लोग पढ़े इसमें, और यहाँ पर फिर से आ गया। देखिए यहाँ पर अभी पढ़े फिर यहाँ से आ गया, तो 2 बार रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, डेटा को सूचना में बदलता है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम लोग आते हैं कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन को परिवर्तित किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े किसको किया जाता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं एटीएम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए बैंकों की शाखा, या फिर देखिए बी नंबर बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, या बिना स्टाफ के नकदी देने वाले, या ये सभी। ये हो जाएगा हम लोग एटीएम से क्या करते हैं, पैसा निकलते हैं, पैसा मतलब कैश, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बिना स्टाफ के नकदी देने वाले, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डेटा प्रोसेसिंग मतलब डेटा को वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी। डेटा में प्रोसेस हो रहा है मतलब कमर्शियल काम के लिए जानकारी तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है, इसी को क्या होता है, डेटा प्रोसेस हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वो निम्नलिखित में कौन है, वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वो भाग है जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, अब चलिए ये आगे कंप्यूटर का प्रश्न हम लोग देख लिए। अब आ जाते हैं डेटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है कौन फील्ड हो जाता है, तो हो जाएगा आपका न्यूमेरिक फील्ड। न्यूमेरिक मतलब नंबर, और कैलकुलेशन में क्या होता है नंबर, 1 2 3 4 5। कैलकुलेशन में नंबर का यूज होता है, और न्यूमेरिक मतलब नंबर, न्यूमेरिक को ही नंबर को ही इंग्लिश में न्यूमेरिक कहते हैं, नंबर। ठीक है, संख्या। अब चलिए समझिए। अब देखिए कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, अब कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट, और कंप्यूटर से बाहर जो निकलता है उसको आउटपुट कहते हैं। अब देखिए कैसे समझेंगे, इनपुट किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं। इसका सिंपल से एक उदाहरण है। देखिए इनपुट मतलब हम लोग कंप्यूटर में इन कर रहे हैं, कंप्यूटर में किसी भी डाटा सूचना को देना, इनपुट मतलब इन कर रहे हैं। और आउटपुट किसे कहते हैं, जैसे कि हम लोग प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, प्रिंट आउट, तो उसको क्या कहेंगे, आउटपुट। और इनपुट मतलब इन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न पहले देख लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ, प्रश्न देख लीजिए। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, मतलब कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं, तो जा रहा है उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, इन हो रहा है, तो इनपुट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित डैश के द्वारा किया जाता है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अभी हम लोग बहुत 25 को प्रश्न देख लिए हैं, बहुत सारा प्रश्न अभी भी बाकी है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, तो क्या कंप्यूटर का कार्य नहीं है, डेटा संकलन, डेटा आकलन, या डेटा निर्गमन, या डेटा संचयन। तो इसका हो जाएगा डेटा आकलन, मतलब डेटा कोई आकलन नहीं करता है। ठीक है, इसका कार्य नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, डेटा किसे कहते हैं, तो डेटा कहते हैं संख्या को या चिन्ह को, संख्या और चिन्ह दोनों को डेटा कहते हैं। ठीक है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहते हैं। अब चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हम लोगों का, क्योंकि इससे एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, सूचना किसे कहा जाता है, सूचना कहा जाता है एकत्रित डेटा को, जो डाटा इकट्ठा करके रखते हैं कंप्यूटर में, उसको कहा जाता है सूचना। और निम्न में कौन सीपीयू का भाग है, अब बोला सीपीयू का कौन भाग है, तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, कंप्यूटर, बी प्रिंटर। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी की ओर। ऑप्शन नंबर सी आपका है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी तो नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी है टैप, ये ऑप्शन नंबर डी है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका एएलयू। सीपीयू का क्या भाग है, एएलयू, ऑप्शन नंबर डी। देखिए फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, इस सबसे फुल फॉर्म बहुत कुछ पूछा जा सकता है। जैसे एएलयू का हम लोग बोल दिए अर्थमेटिक
लॉजिक यूनिट, इसे याद कर लीजिएगा। ईडीपी क्या है, ईडीपी को फुल फॉर्म मतलब क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है, याद कर लीजिएगा। और ये सीपीयू क्या होता है, सीपीयू होता है कंट्रोल नहीं कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक। ये सब याद कर लीजिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपका पूछेगा ही पूछेगा फुल फॉर्म से, ठीक है। एएलयू का पूरा नाम क्या है अभी बताइए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए आ जाते हैं हम, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, सीपीयू एगो चिप रहता है, चिप, ठीक है, एगो चिप है, सब चीज़ को स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है, आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रह या ये सभी, तो सभी कार्य क्या हो, कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को। वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है, तो कौन करता है, वीडीयू का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, वीडीयू वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। और ये क्या बोल रहा है, इसके बीच संपर्क कौन स्थापित करता है, तो देखिए संपर्क कौन स्थापित करता है, सीपीयू। अभी बोले सीपीयू उसका सिम होता है, दिमाग होता है, तो ये दोनों के बीच संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या बोल रहा है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संशोधित करने वाला साधन भी है। कौन सूचना को, गणितीय या अगणितीय या विपणन या ए और बी दोनों। देखिए गणितीय और अगणितीय दोनों सूचनाओं को कंप्यूटर क्या करता है, संशोधित करने वाला एक साधन है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आंसर सही। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, खास करके बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी और कोल्हान यूनिवर्सिटी और एसकेएमयू, ठीक है, इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए अब फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो मानव मन या कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, ये आप लोगों का तार्किक सवाल है, आप लोग दिमाग लगाइए। कंप्यूटर को मानव ने बनाया है, तो मानव मन ही सबसे ज़्यादा गति अधिक है। देखिए कंप्यूटर उतना नहीं ज़्यादा है, क्योंकि कंप्यूटर को मानव ने बनाया है, मानव को कंप्यूटर ने नहीं, इसलिए हो जाएगा मानव मन, ठीक है। अब चलिए केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई मतलब केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई मतलब सीपीयू के काम है। सीपीयू का क्या काम है, अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों की मानों की तुलना, ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। सीपीयू का दोनों कार्य नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इधर हम लोग क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन दूसरे स्लाइड में है। चलिए, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, क्या होती है, अधिक, ज़्यादा, बेसी, कम, क्या होती है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे सामान्य, उच्च, औसत या निम्न। तो क्या होती है, कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति सामान्य होती है, क्योंकि कंप्यूटर भी जो डेटा हम लोग देते हैं उसको याद करके रख लेता है, इसलिए सामान्य होती है, ठीक है। कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर को दी गई कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित, ठीक है। अब हो गया, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, मतलब कम गति और अशुद्धता से काम करता है। कौन, रचना शिल्प, ये विशेषता नहीं पाई जाती, ठीक है। ये बहुत अधिक गति और शुद्धता से काम करता है, इसलिए ये गलत है, ये नहीं विशेषता पाई जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है, क्या शामिल है, डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनः निर्गमन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की क्षमता डैश है, क्या है, सीमित है, क्योंकि हम लोग जितना उसको देंगे स्टोर करके उतना ही उसको मिलेगा, उतना ही उसके पास रहेगा, तो इसलिए सीमित है, असीमित नहीं है। बोलते हैं कि इसमें 32 GB 64 GB, तो क्या है, तो सीमित है ना, उसमें हम लोग कितना भी GB नहीं डाल सकते ना। अब चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, नहीं है पूछ रहा है नहीं, नहीं है। कार्य प्रणाली के मुख्य निवेश, निर्गम या केंद्रीय संसाधन एकक या इंटरनेट, तो शामिल कौन नहीं है, इंटरनेट शामिल नहीं है कार्य प्रणाली में, ठीक है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग मतलब कंप्यूटर का कंट्रोल कौन करता है, अभी हम लोग बताए सीपीयू। देखिए हम लोगों का मनुष्य का दिमाग को कंट्रोल कौन करता है, नहीं, मनुष्य को कंट्रोल कौन करता है, दिमाग,
तो कंप्यूटर का दिमाग क्या है? सीपीयू। तो सीपीयू को कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करेगा? सीपीयू। साधारण सा बात है, सिर्फ इसको दिमाग लगा लगा के सोचिए आप लोग, अपने आप क्वेश्चन बनते जाएगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुनिए, लिखने का भी जरूरत नहीं, याद हो जाएगा आपको। अब आ जाते हैं हम लोग, कंप्यूटर का मस्तिष्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीपीयू। अभी हम लोग पढ़े कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम या पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है कंप्यूटर, आंकड़ों का विश्लेषण करता है, ठीक है, और उसी के लिए सक्षम भी है। चलिए अब आ जाते नेक्स्ट। देखिए कंप्यूटर है क्या है? आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति, या आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, या पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। और ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। अब इसको क्या बोल, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो ये चारों ही सही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी सही। ठीक है, सही का चयन हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण की में आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसमें से चारों हो जाएगा, इसका भी डी नंबर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका हो जाएगा डी, सभी चारों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तात्पर्य बोलेगा, ये बोलेगा तो मतलब समझ जाइए फुल फॉर्म ही पूछ रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगला। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? प्रोसेस। किसी भी कार्य, कंप्यूटर के कार्य करने का क्या है सिद्धांत है? प्रोसेस। डेटा प्रोसेसिंग करता है, कुछ भी चीज़ प्रोसेस करता है। ठीक है, विश्लेषण। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे। सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है और एएलयू है। ठीक है, तीन में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं इनपुट, और उससे निकलने वाला को कहते हैं आउटपुट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट। ठीक है, समझ गए आप लोग? जा रहा मतलब इन हो रहा है, इन मतलब इनपुट, और निकल रहा मतलब आउटपुट। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस डेटा को कहते हैं आउटपुट। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कौन करता है? तो उसके कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब सबको कंट्रोल में रखता है अपना। ठीक है, सीपीयू के कार्य है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, या इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर। और आपको बता देते कि 95% अगर आपको आंसर नहीं पता है कि क्या होगा ABCD, और अगर आपको इनमें से सभी है, तो आप लोग आँख मूंद के डी नंबर ऑप्शन मार दीजिए। ठीक है, आँख बंद करके आंसर सही हो जाएगा। 95%, ओनली 5% चांस होता है कि गलत हो, नहीं तो 95% चांस है आपका सही हो जाएगा, इनमें से सही रहे। और अगर आपको ऑप्शन में आंसर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, अब चलिए देखिए क्वेश्चन, इसमें आंसर उत्तर देखेंगे ऑप्शन। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है, किसके द्वारा? मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो किसमें? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग बहुत स्पीड से, धाकड़ तरीके से इन सब क्वेश्चन को देखेंगे। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटा गुना भाग तुलनात्मक कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तभी हम लोग बड़ी जोड़ घटा करता है वो अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब मैथ। तो इसका हो जाएगा जोड़ घटा गुना भाग मैथिक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं हम लोग, आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? आउटपुट वह है जो प्रोसेसर यूजर को दे, उसे आउटपुट कहते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो क्या परिणाम है? आउटपुट। आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। ठीक है, आउटपुट मतलब प्रिंट आउट वगैरह, ये सब क्या है? आउटपुट का उदाहरण है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है?
अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या रूप लेता है? नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मतलब हम अभी बोले नंबर, तो न्यूमेरिक नंबर मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। ठीक है, ABCD और 1 2 3 4 नंबर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में कौन होता है? तो कंपोनेंट के रूप में क्या होता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन सी। अब देखिए क्या बोल रहा है, डैश कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है कि जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डाटा। डाटा कच्चे तथ्य मतलब रॉ फैक्ट तो बताता है, ठीक है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण हो जाता है। तो डाटा क्या है? रॉ फैक्ट है, कच्चा तथ्य, और सूचना क्या है? अर्थपूर्ण डाटा। ठीक है, याद रखिएगा। शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डेस्क के रूप में जाना जाता है। उसे किसके रूप में जाना जाता है? देखिए क्या बोल रहा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइजर्स। ठीक है, इनपुट डिवाइजर्स हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। कौन सा भाग सम्मिलित है? तो उसमें सम्मिलित है कंप्यूटर प्रोसेसर। प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट एवं ALU शामिल है। ठीक है, प्रोसेसर में याद रखिएगा CPU का कंट्रोल यूनिट और ALU CPU का ही हिस्सा है, लेकिन प्रोसेसर में क्या किसका योगदान है? कंट्रोल यूनिट और ALU। तो चलिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, मतलब कि CPU, ठीक है, उसे डैश भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है माइक्रो चिप। अभी बोले CPU क्या है? चिप है, तो क्या कहा जाएगा? चिप, माइक्रो चिप। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो करती है CPU के समन्वय से, तो CPU का नियंत्रण से कार्य करती है। ठीक है, CPU का प्रमुख कार्य क्या है? CPU का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों को अमल करना और डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं हम लोग आगे की ओर। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। इनपुट का संदर्भ क्या है? वहाँ भी हम लोग बताइए, डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में अंतर या प्रवेशित किया गया, डेटा या प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया, कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा A और B दोनों। हम बोले किसी भी ई को, जानकारी को कंप्यूटर में इंटर किया गया, उसको भी जिससे किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया गया। तो देखिए कंप्यूटर में एंटर, कंप्यूटर में इनपुट, तो क्या हो जाएगा? A और B दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसको आगे की ओर ले जाते हैं। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं कंप्यूटर में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? तो रहते हैं आपका CPU में। ठीक है, तार्किक और गणितीय परिकलन जो करता है कंप्यूटर, वो CPU में रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थमेटिक ऑपरेशंस डैश में यह जानने के लिए किया जाता है कि एक आइटम का दूसरी आइटम से मिलान किया जाता है, पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी या बराबर या कम है। B नंबर, डाटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार शॉर्टकट करते हैं। एंड और नॉट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटा, गुना और भाग होता है। तो अभी हम लोग बताएं अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब, अर्थमेटिक बोल क्या? मैथ में क्या करते हैं हम लोग? जोड़, घटा, गुना, भागा। तो इसमें हो जाए जमा, अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुना और भाग होता है। ठीक है, जोड़, घटा, गुना, भागा इसमें होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़ा इसमें धुंधला दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश को निरूपण करता है। किसको निरूपण करता है? वो निरूपण करता है कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग मतलब इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग या आउटपुटिंग। देखिए इनपुट भी करता है, ये प्रोसेसिंग भी करता है, आउटपुट भी करता है। ये इनपुट करते हैं पता है, प्रोसेस करता है उसको भी पता है आपको, आउटपुट मतलब प्रिंट आउट वगैरह। अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है,
कंप्यूटर को जो हम लोग लिखते हैं ए तो ए ही लिखेगा, वो अपने समझ के नहीं लिखेगा। अगर हम लोग AMG लिखेंगे तो वो AMG ही लिखेगा, OMG नहीं लिखेगा, ठीक है। तो उसका अपना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, जो उसको दिया जाता है वही लिखता है ये, ठीक है। अपना समझ नहीं होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग समझ नहीं होता, समझ गए आप। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, कहाँ पर होती है? CPU में। सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग कहाँ होती है? CPU में, क्योंकि CPU उसका मस्तिष्क है। ALU डैश परिचालन संपन्न करता है। ALU क्या परिचालन संपन्न करता है? तो ALU करता है अर्थमेटिक परिचालन। अभी हम लोग बताएं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो अर्थमेटिक परिचालन ही ये करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना, मतलब किसी टेक्स्ट लिखा रहता है उसको स्कैन करना बुनियादी कार्य नहीं है, बाकी तीनों बुनियादी कार्य है। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग और भी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, तो उस सूचना को क्या कहते हैं? बाहर से आता है और कंप्यूटर में फीड किया जाता है, मतलब कंप्यूटर में इन किया जाता है, तो इसको क्या कहें? इनपुट, ठीक है, समझ गए, इनपुट। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है कंप्यूटर। क्या कहलाता है? कंप्यूटर। अब आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी, गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CPU या IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट में कौन नियंत्रित करता है? तो इसका कौन नियंत्रित करता है? देखिए, इसको नियंत्रित करता है आपका कंट्रोल यूनिट। क्या करता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रोसेसर मतलब CPU को बात कर रहा है। ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम। कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें होता है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सा इनपुट, क्या बोल रहा है बोला, रुकिए। निम्न में कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? बाहरी दुनिया को डाटा स्वीकार करता है, नहीं जुड़ता है, बात कर रहे हैं ना, तो यही जाएगा आपका सी नंबर। ये बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा सूचना क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है, जो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग प्रोसेसर, CPU। अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना बनाता है, डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है कौन? CPU, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना अभी हम लोग बताइए। गणना और तुलना के लिए हम लोग क्या करते हैं? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। गिनने के लिए 1 2 3 संख्या को अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, गणना के लिए। CPU और ALU में होते हैं, CPU और ALU में क्या होते हैं? रजिस्टर। क्या होते हैं? रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, क्या करता है वो? गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, डाटा संग्रह करता है, या फिर तुलनाएं करता है, या निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। तुलनाएं करता है और डाटा संग्रहण करता है, 1 और 3। अब देखिए, डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा को प्रोग्रामों में ऐसे रूप में बदलती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसे क्या कहलाता है? वो कहलाता है इनपुट। CPU में इनपुट मतलब इन होता है कोई भी सूचना, डेटा, समझ गए। अब चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं, क्या होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, ठीक है। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं। गीगो शब्द किससे संबंधित है? गीगो किससे संबंधित है? एक्यूरेसी से। प्रथम गणना यंत्र मतलब कैलकुलेशन डिवाइस किसे कहा गया? अभी हम लोग कैलकुलेटर बोलते हैं, तो पहले जो
कैलकुलेशन डिवाइस था उसको अबेकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबेकस कहा गया था। ठीक है, अबेकस उसका नाम है, प्रथम गणना यंत्र का। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस का नाम क्या है? अबेकस। याद रखें। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो वो खेल के लिए बना था। पैकमैन नामक खेल के लिए, फ्री फायर और पबजी खेल के लिए नहीं, दूसरा किसी खेल के लिए बना था। ठीक है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना था, याद रखिएगा। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किया था आपका ब्लेज पास्कल ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्लेज पास्कल। किस पंच कार्ड का आरंभ किया? किसने किया था पंच कार्ड का आरंभ? वो किया था इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग क्या है? एनालॉग कंप्यूटर निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। इनमें से कौन पीसी का सही व्याख्या करता है? सभी स्टॉक के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टॉक के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और उत्पादकता में वृद्धि कर सके, पेंडियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, या इनमें से सभी। इसका हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लैपटॉप क्या है। तो लैपटॉप क्या है? छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, या क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, या कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? एक साथ बहुत सारे प्रयोगता के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। सुपर कंप्यूटर देखिए बहुत डाटा को भी प्रोसेस करता है, तेजी और महंगा भी कंप्यूटर है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है, बड़ा बड़ा संस्थान में उपयोग होता है। इसका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा सही नहीं है। नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक को सदृश दिखता है। नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक को सदृश दिखता है। पॉमटॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है। ये सही नहीं है। कंप्यूटर के जेब में कभी आ सकता है? ये बोला पॉमटॉप एक नाम का कंप्यूटर है, वो हल्का तथा जेब में आ सकती है, गलत है। पॉमटॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, ये हो सकता है, सही है। सुब्राहा कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से भी जोड़ा जा सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन कभी भी कंप्यूटर जेब में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये वाला हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, मतलब सही आंसर वही वाला हो जाएगा, गलत है। अब चलिए आ जाइए, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था चार्ल्स बेबेज। इसे कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो अभी हम लोग पढ़े कि सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर महंगा भी रहता है, सबसे तेज भी रहता है। ठीक है, अब चलिए, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला डिजिटल कंप्यूटर है। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिजिटल एजुकेशन। चलिए, क्रे क्या है? क्रे एगो क्या है? सुपर कंप्यूटर का नाम है, सुपर कंप्यूटर है। अब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में कौन सी है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता क्या है? घर घर उपयोग, हर घर में उपयोग होता है। देखिए, आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन को डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर पार्ट 2 लाएंगे तो इसको मिलेगा आपको, नहीं तो इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। 108 प्रश्न को हम लोग देखें, कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को बहुत ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि व्हाट्सअप चैनल से कैसे जुड़ना है। देखिए, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। और डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। देखिए डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका मेरा चैनल है, सोचिए यहाँ पर मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मेरा आपको चैनल मिल रहा है, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, और चाहिए तो ऑल पे क्लिक भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऑल पे नहीं क्लिक करना है तो मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आपको बता देते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए आपको चैनल के ऊपर में देखिए यहाँ पर मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए मेरा चैनल के ऊपर मोर का ऑप्शन है, मोर का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक कर लिए। अब देखिए मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ बॉक्स टाइप का इंटरफेस खुल के आ रहा है। कैसा, चलिए दिखा देते हैं। ऐसा देखिए, ऐसा कुछ बॉक्स टाइप का इंफॉर्मेशन खुल के आ रहा है ऐसा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डिस्क्रिप्शन। जैसा जैसे नीचे जाएंगे देखिए यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, तो ऐसा ही नीचे जाइएगा और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम जो ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। धन्यवाद।